हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एमप्लीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए ये साल 2023 में जो फरवरी में ऑड सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो अप्लाइड फिज़िक्स फर्स्ट का पेपर है हम उसकी आंसर की इसमें डिस्कस कर रहे हैं। और छोटा सा टाइम लगेगा, बस 2-4 मिनट में, और ये पेपर पूरा डिस्कस हो जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप तो खुद ही सॉल्व करेंगे आप, मैं ये बता रहा हूँ आपको। जैसे पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, पहले क्वेश्चन में 10 पार्ट करने होते हैं, 12 पार्ट पूछे जाते हैं। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, तो इसमें टिक करना था आपको सही ऑप्शन। तो फॉर्मूला T=F/L होता है, और इसमें वी में लिख देंगे। तो MLT-2 उसकी हो गई, F की, L की L हो गई, L कट गया, तो MT-2। तो MT-2 ये है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है इसका सही होगा। उसके बाद दूसरे पार्ट में चलें अगर हम, तो सरल आवर्त गति करते हुए कण जिसका आयाम a है उसकी कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। तो कुल ऊर्जा ई जो है वो फॉर्मूला जो इसका होता है उसमें a² आता है लास्ट में। और ये क्वेश्चन भी अलग से होता है, मैंने डेरिवेशन कराया है तो बताया भी था कि अलग से पूछते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है वो टोटल ऊर्जा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, ये सिद्ध करने के लिए भी बोलते हैं, तो फॉर्मूला निकालना पड़ता है। तो यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है। तो ये एक फेमस क्वेश्चन भी है कि स्टील और रबर में से कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है, तो स्टील प्रत्यास्थ होता है। तो इसी क्वेश्चन से ये बना हुआ था। तो लोग सोचेंगे कि रबर है, ज़्यादा खिंच जाता है, और नाम भी उसका इलास्टिक होता है, तो इलास्टिक सही ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, स्टील इसमें आंसर सही है। फिर है केश नली में पानी चढ़ने का कारण क्या है। तो केश नली जो है वो आपका पृष्ठ तनाव चैप्टर में ही है, तो इस वजह से इसका सीधा सीधा ऑप्शन पृष्ठ तनाव हो जाएगा। वैसे भी केश नली में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए टी का कंसेप्ट लेते हैं, और उन्नयन सूत्र की भी स्थापना होती है। फिर उसके बाद रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या अचर रहता है। तो मैंने पढ़ाते टाइम बताया भी था, रुद्धोष्म प्रक्रम का मतलब है ऊष्मा अवरुद्ध कर दी जाए, यानी कि ऊष्मा का जो है वो आदान प्रदान नहीं होगा, ऊष्मा अचर रहेगी। इसके बाद एक कमानी में संचित ऊर्जा होती है। कमानी मतलब आप कह सकते हैं कि जो स्ट्रेच्ड कंडीशन है ना, तीर कमान जो होता है, यानी कि धनुष वगैरह, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा है। क्योंकि जैसे मान लिया सपोज़ करिए आपने उसको खींच दिया, अगर जैसे ये धनुष है आपका, और उसके बाद उसमें तीर लगा करके आपने इस तरह से उसको खींच रखा है, तो ये इस समय इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इसका स्पेशल नाम होता है, लेकिन इन्होंने केवल स्थितिज ऊर्जा पूछा है, तो स्थितिज ऊर्जा आप टिक कर देंगे। इसके बाद जैसे अगर हम देखें प्रतिबल का एसआई मात्रक लिखिए, तो प्रतिबल का फॉर्मूला जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होगा जा करके इसका एसआई मात्रक। 0 सेंटीग्रेड ताप को केल्विन में बदलिए, तो फॉर्मूला होता है K= या कैपिटल T स्मॉल t+273। साधारण ताप में, डिग्री सेंटीग्रेड ताप में 273 जोड़ दीजिए आप, तो आपको केल्विन में मिल जाता है, यानी कि 0 + 273, यानी कि मिला करके 273 केल्विन, ये आपका आंसर आएगा इसमें। इसके बाद देखिए, वलय के केंद्र के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः वलय का जड़त्वाघूर्ण का सूत्र निकालिए। तो वलय के केंद्र के लंबवत गुजरने वाला अक्ष ये है, और उसके परितः जड़त्वाघूर्ण, तो रिंग का आपका mr² होता है फॉर्मूला, तो ये इसका आंसर होना था, I=mr²। उसके बाद नेक्स्ट है, एक विमाहीन राशि का नाम लिखिए। तो विमाहीन राशि, ये मैंने अक्सर बताता रहता हूँ कि विकृति याद कर लीजिए, है ना, कोण है ये याद कर लीजिए। विकृति की ना तो विमा है ना मात्रक है, कोण का विमा नहीं है लेकिन मात्रक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये फेमस क्वेश्चन था। एक उदाहरण दीजिए जिसमें कार्य शून्य हो। तो कार्य वाला, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में ये फेमस एक क्वेश्चन है कि कुली लेकर के सामान चल रहा है ना, तो उसमें वर्क डन 0 है। या फिर अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य। अभिकेंद्र बल में क्या होता है कि वो सेंटर की तरफ लगता है और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे होता है, तो वर्क डन W=Fs cos 90, यानी कि 0 हो जाता है। तो ये इसमें समझा देना था, बल्कि उदाहरण का नाम ही लिखना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था, बस आप लिख देते कुली द्वारा बोझा लेकर चलना, ये इसका ये। स्पर्श कोण को परिभाषित करना था, तो ये डेफिनेशन आराम से दे सकते थे आप कि द्रव के पृष्ठ पर खींची गई रेखा और अंदर द्रव के बर्तन के पृष्ठ और द्रव के पृष्ठ पर अंदर खींची गई रेखा के बीच में कोण जो होता है वो पृष्ठ कोण, स्पर्श कोण होता है, सॉरी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 2-2 नंबर के होते हैं, इनमें से 7 प्रश्न थे, 5 करने थे। अदिश सदिश राशियों की परिभाषा लिख सकते थे आप, यथार्थता परिशुद्धता की डेफिनेशन बताई हुई है। गति पालक चक्र यानी कि फ्लाई व्हील, ये भी कंसेप्ट अलग से समझाया हुआ है मैंने। और इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, एक राइफल से गोली चलाई जाती है, यदि राइफल स्वतंत्रता पूर्वक पीछे हटती है तो ज्ञात कीजिए कि राइफल की गतिज ऊर्जा और गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक है या बराबर है या कम है। तो इसमें देखिए सीधा सा कंसेप्ट ये था कि फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का P²/2m।
ठीक है ना। अब इसमें देखिए दोनों केसेस में चाहे गोली हो चाहे आपका राइफल हो, संवेग तो नियत रहता है, तो ये पी कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m बचा। अब इसमें देख लीजिए जिसका मास कम है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो राइफल की गतिज ऊर्जा, राइफल चूँकि भारी है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, और गोली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये इसको एक्सप्लेन करना था। फिर अगला पार्ट है इसका, जी और कैपिटल जी में संबंध स्थापित करिए। तो जी और कैपिटल जी में संबंध डिराइव करना था, G=GM/r² होता है, तो ये आप इसको समझा सकते थे। और फिर उसके बाद है केंद्रीय बल को उदाहरण सहित समझाइए। तो केंद्रीय बल को उदाहरण सहित समझाना था। इसका मतलब ये हुआ जा करके कि डेफिनेशन इसकी होती ही है कि अगर मान लिया सपोज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो और पाथ किया गया वर्क डन पाथ से फ्री है तो वो मतलब केंद्रीय बल होता है, अगर वो डिपेंड कर रहा है तो नहीं होता है केंद्रीय बल। दैनिक जीवन में घर्षण का महत्व, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। मूल राशियाँ क्या है, सही मात्रक, बहुत दिन बाद देखिए क्वेश्चन आया है, अब ये अभी तक नहीं पूछा गया था कभी। मूल राशियाँ क्या हैं, उनके एसआई मात्रक तथा प्रतीक लिखिए। ये टेबल बताई तो जाती है हर बार, लेकिन ये उम्मीद नहीं करते कभी आएगी, लेकिन इस बार देखिए पूछ दिया गया। रेखीय वेग और कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए तथा उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करिए। तो ये भी V=r डिराइव करना था। एक आदमी 20 किलोग्राम भार लेकर जा रहा है, निम्न स्थितियों में कार्य ज्ञात करिए। देखिए जिसको न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। भार को 10 मिनट के लिए अपने हाथ में रखता है, तो मास भले ही 10 kg है, लेकिन 10 मिनट के लिए अपने हाथ में अगर रख रहा है तो रख रहा है यानी कि मोशन हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। तो Fs cos थीटा, तो S ज़ीरो है तो इसलिए वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा यहाँ। भार को उठाकर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से एक बस के पीछे दौड़ता है, तो ये वही कुली वाला एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स भी है, लेकिन थीटा 90 है, इसलिए cos 90 ज़ीरो, यानी कि ये यहाँ भी वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। और फिर भार को ज़मीन से 5 मीटर ऊंचाई पर बस के ऊपर ले जाता है, तो यहाँ पर देखिए अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क डन होगा, तो W=Fs cos थीटा। तो इसमें आप फोर्स उसका वेट रख देंगे और G10 की 10 या 9/8 कुछ भी रख दें, और H डिस्प्लेसमेंट जो है वो H के बराबर यानी कि 5 हो जाएगा, तो उसकी जगह पे 5 पुट हो जाएगा। कॉस थीटा जो है आपका 0 पुट हो जाएगा, थीटा 0 cos 0 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन था, किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आप कोणीय वेग और संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को उदाहरण से समझाइए। फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अक्सर बताते रहते हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वस्तु रखी, इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे प्रभावित होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं हम। ये सब मैंने जो आज लास्ट मोमेंट पे रिवीजन क्लासेस दी थी सब उसमें थे। और प्रत्यास्था प्रतिबल तथा विकृति को परिभाषित करिए, हुक का नियम लिखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी अलग से नहीं पूछा गया। उसके बाद दो खंडों के उत्तर दीजिए। धातु की क्षण के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न करिए। तो ऊष्मा चालकता गुणांक का व्यंजक वो फॉर्मूला है ही आपका। पटरियों के पर जोड़ों को अलग अलग क्यों रखते हैं, तो वो एक्सपेंशन की वजह से रखते हैं कि ताकि एक्सपेंशन होने पर वो टेढ़ी मेढ़ी ना पड़े। फिर उसके बाद शांता गुणांक का विमीय सूत्र नहीं, शांता गुणांक का सूत्र लिखिए, इसे परिभाषित कीजिए। तो शांता गुणांक का सूत्र आप कुछ भी लिख सकते थे, चाहे वो आप फॉर्मूला वो न्यूटन ने जो दिया था F=ईटा ए डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, ये इस तरह से करके और फिर ईटा की परिभाषा दे देते आप। और स्टोक का नियम समझाइए, F=6π/ईटा/r⁴ लैंग्वेज लिख देते बस। उसके बाद एक केश नली की त्रिज्या इतनी इतनी और यही है फॉर्मूला, विमीय समांगिता के तरीके से सत्यता की जांच करिए। तो ये भी क्वेश्चन आराम से पहले चैप्टर का ही है। तो कहने का मतलब है पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, बच्चों का काफ़ी अच्छा भी हुआ है। आपका कैसा हुआ है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। और अब आप आंसर चेक करके अपना देख सकते कितने नंबर आएंगे। आपके जितने भी नंबर आ रहे हों आप कमेंट में लिख करके बताइए कि हाँ मेरे इतने नंबर हैं, और बाद में जब रिज़ल्ट आएगा तब मैच कर लीजिएगा, क्योंकि कमेंट में आपके नंबर पड़े ही होंगे। फिर देखिएगा आपके कितने सही थे कितने क्या गलत थे, किस हिसाब से क्या नंबर आए। तो वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब नेक्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो 7376292424 पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, ताकि हम आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जोड़ सकें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको डिफरेंट PDF और सूचनाएँ आसानी से मिलती रहें। वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।